बाघ गणना रिपोर्ट 2022। 29 जुलाई 2023 को विश्व बाघ दिवस पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जिम कॉर्बेट रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संस्थान प्राधिकरण (NTCA) की गणना 2022 रिपोर्ट जारी की। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने पर एक अंतरिम बाघ गणना रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें देश में न्यूनतम बाघों की आबादी 3,167 घोषित की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में साल 2018 में 2,967 बाघ थे। इस दृष्टि से 2022 तक इनकी आबादी सालाना 6.1% की दर से बढ़ी। पृथ्वी पर जंगलों में रहने वाले बाघों की 75% आबादी भारत में है। देश में बाघों की संख्या पिछले 16 साल में 260% बढ़कर 3,682 पर पहुंच गई है, जबकि 2006 में देश में 1,411 बाघ ही बचे थे। इस प्रकार देश में कम से कम 3,167 और अधिकतम 3,925 बाघ हो सकते हैं। इसलिए औसत संख्या 3,682 मानी गई है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। 563 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे और तीसरे स्थान पर स्थित उत्तराखंड में साल 2006 में जहां 178 बाघ ही बचे थे, आज इनकी संख्या 3 गुना बढ़कर 560 पहुंच गई है। महाराष्ट्र 444 बाघों के साथ चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में भी संख्या 109 से करीब दोगुनी बढ़कर 205 पहुंच गई है। यह सभी राज्य शिवालिक गंगा क्षेत्र में आते हैं, जहां बाघों की संख्या 297 से बढ़कर 819 हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 53 टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा 260 बाघ उत्तराखंड के कॉर्बेट रिजर्व में हैं। इसके बाद बांदीपुर में 150, नागरहोल में 141 और बांधवगढ़ में 135, दुधवा में 135, मुदुमलाई में 114, कान्हा में 105, काजीरंगा में 104, सुंदरबनों में 100, ताडोबा में 97, सत्यमंगलम में 85 और पेंच में 77 बाघ मिले हैं। शिवालिक पर्वत व गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बाघों की आबादी 16 साल में 275% की वृद्धि हुई, जो देश में सबसे अधिक है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मध्य भारत क्षेत्र व पूर्वी घाट में 7 राज्य हैं, जहां देश के सबसे ज़्यादा बाघ भी हैं। हालांकि इनमें मध्य प्रदेश 785 और राजस्थान 88 ने काफ़ी बाघ बढ़ाए। यहाँ 28.22% की दर से बाघ बढ़े हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में बाघ घट गए हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु राज्यों ने बाघों की संख्या में 270% वृद्धि की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में 9.76% तथा सुंदरबन में 12.88% की दर से बाघ बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार 19.42% की दर से देश में विगत 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 715 बाघ बढ़े हैं। भारत के बाघ बड़े पैमाने पर 75,796 वर्ग में फैले 53 समर्पित टाइगर रिजर्व में केंद्रित हैं, जो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 2.3% है। देश के शीर्ष 5 बाघ संख्या वाले राज्य: मध्य प्रदेश 526 18 में और 785 2022 में। कर्नाटका 524 से 563 हो गया है। उत्तराखंड 442 से 560 हो गया है। महाराष्ट्र 312 से 444 हो गया है। तमिलनाडु 264 से 306 हो गया है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर।
जुलाई 2023 के आखिरी सप्ताह में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रतिष्ठित वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है और खुफिया जानकारी साझा करता है। बेंगलुरु WCCF में शामिल होने वाला दुनिया का 41वां शहर है, जिसमें पहले से ही न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे 6 महाद्वीपों के 40 शहर शामिल हैं। पिछले वर्ष में बेंगलुरु के सांस्कृतिक सार को WCCF द्वारा अनबॉक्सिंग बेंगलोर नामक सहयोगी परियोजना के हिस्से के रूप में मल्टीमीडिया संपत्तियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। विश्व का पहला नैनो DAP तरल। 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को द्वारा विकसित विश्व के पहले इफ्को नैनो DAP तरल का लोकार्पण किया। इफ्को नैनो DAP नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त एक नैनो उर्वरक उत्पाद का शुभारंभ भारत को खाद्य उत्पादन और उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। तरल DAP में 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को द्वारा इसे विकसित किया गया है। तरल DAP के माध्यम से लगभग 90 लाख मीट्रिक दानेदार DAP के उपयोग को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में 18 करोड़ तरल DAP की बोतलों का निर्माण किया जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 2023। शंघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल माध्यम से भारत की मेजबानी में आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन की थीम थी सुरक्षित SCO की ओर। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। SCO राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया। इनमें अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई है तथा कट्टरपंथ का मुकाबला करने में सहयोग और दूसरा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। संघ के सदस्य देश वर्ष 2024 को SCO पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए। संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में प्रस्तावित है। सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया ने पर्यवेक्षक देश के रूप में हिस्सा लिया। ईरान 4 जुलाई 2023 को शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया। यह सदस्यता ईरान को SCO के 23वें सम्मेलन ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में मिली, जिसकी मेजबानी भारत ने की। ओडिशा के लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए ई-कामरा परियोजना। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 28 जून 2023 को 280 करोड़ रुपए की ई-कामरा परियोजना की हाल ही में शुरुआत की। इसका उद्देश्य प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के परिवेश को बढ़ाना है। 2019 में लॉन्च की गई ई-कामरा योजना ई-कामरा क्षेत्र यानी कि भुवनेश्वर का प्राचीन नाम में ऐतिहासिक भगवान शिव मंदिर के आसपास की लगभग 80 एकड़ भूमि को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। श्री लिंगराज मंदिर के आसपास 80 एकड़ भूमि का आवंटित क्षेत्र, जिसमें विभिन्न स्मारक, पवित्र टैंक और जल निकाय शामिल हैं। परियोजना का उद्देश्य प्राचीन विरासत की भव्यता को पुनर्स्थापित करना है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को गुजरात के शहर सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस इमारत में हीरे के व्यवसाय से जुड़े कटर्स, पॉलिशर्स और व्यापारी वर्ग के सभी लोगों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। विश्व की इस सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का नाम सूरत डायमंड बोस रखा गया है। दुनिया की जेम कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध सूरत की इस इमारत को वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। भारत में बनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग 65,000 कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है। इस इमारत का क्षेत्रफल 67 लाख हेक्टेयर फीट है। इस इमारत में 15 मंजिलें बनी हैं और 9 आयताकार संरचनाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसमें 4500 से अधिक ऑफिस हैं। सूरत डायमंड बोस लगभग 3500 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यहाँ पर 131 एलिवेटर लगाए गए हैं। डायमंड बोस से पहले अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस इमारत मानी जाती थी। सन 1943 में अमेरिका के शहर एर्लिंगटन में यह इमारत बनाई गई थी। यह इमारत 7 मंजिल की है और इसमें 26,000 लोग काम कर सकते हैं। यह इमारत 23.5 मीटर ऊंची और इसका फ्लोर एरिया 66,73,624 वर्ग फीट है। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन। गुजरात के सूरत में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर KAPP3 ने 30 जून 2023 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। इसे असैनिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश भर में 16 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है। राजस्थान के रावत भाटा RPS 7 और 8 और हरियाणा की गोरखपुर GHAVP 1 और 2 में 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण चल रहा है। केंद्र सरकार ने अन्य 4 स्थानों हरियाणा में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में चुटका, राजस्थान में माही बांसवाड़ा और कर्नाटक में कैगा में बेड़े मोड में 10 स्वदेशी रूप से विकसित PSWR के निर्माण को मंजूरी दी है। नेशनल सिकल सेल कंसल्टेंसी मिशन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित शहडोल में नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया। मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। इस मिशन में बीमारी के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री मेधा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन 22 जून 2023 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल गांव में हुआ। मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टैंडलर रेल के यूनाइटेड एंटरप्राइज द्वारा निर्मित इस कोच फैक्ट्री का निर्माण किया गया। कंपनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक रेलवे उत्पाद डिजाइन बनाती है। फैक्ट्री के पहले चरण में 805 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ लगभग 100 एकड़ में इस फैक्ट्री को स्थापित किया गया है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 500 कोच और 500 लोकोमोटिव है। मेधा सर्वो ड्राइव्स भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा प्रणोदन उपकरण आपूर्तिकर्ता है। यह एकमात्र ऐसी भारतीय फर्म है जिनके पास
इन हाउस अनुसंधान और विकास सुविधाएं हैं। 2017 में मेधा ग्रुप ने एक निजी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। 13 अगस्त 2020 को इस कोच फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई थी। उच्च शिक्षण संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग 2023। विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थानों, चिकित्सकीय एवं प्रबंधन संस्थानों सहित विभिन्न श्रेणियों के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 5 जून 2023 को जारी की। इंडिया रैंकिंग 2023 नाम से यह रैंकिंग मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत 13 विभिन्न श्रेणियों विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों व ओवरऑल तथा इंजीनियरिंग, प्रबंधन, शोध, फार्मेसी, मेडिकल, दंत चिकित्सा, वास्तुकला एवं नियोजन, विधि संस्थानों, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र तथा नवाचार में निर्धारित की गई है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों तथा नवाचार को इस वर्ष से ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों को यह राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग निम्नलिखित 5 मानकों के आधार पर प्रदान की गई है। पहला, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज 30%। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30%। ग्रेजुएशन आउटकम 20%। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10%। परसेप्शन 10%। इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल या समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 से यह लगातार 5वां वर्ष है जब इस देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। ओवरऑल श्रेणी में दूसरा स्थान बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को ही इस वर्ष भी प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व 2021, 2020, 2019 व 2022 की रैंकिंग में भी यह दूसरे स्थान पर था, जबकि 2018 में ओवरऑल श्रेणी में इसका पहला स्थान था। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को यूनिवर्सिटी वर्ग में लगातार 8वें वर्ष 2016 से 2023 तक लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि जेएनयू व जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली इस श्रेणी में क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस कॉलेज वर्ग में पहले स्थान पर है, जबकि दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज व चेन्नई स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज इस वर्ष क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। कॉलेजों का श्रेणी में मिरांडा हाउस का शीर्ष स्थान पिछले 7 वर्षों से 2017 से लगातार बना हुआ है। कॉलेजों की श्रेणी में इंडिया रैंकिंग 2023 में चौथा स्थान पीएसजीआर कृष्णमल महिला कॉलेज कोयम्बटूर का व 5वां स्थान सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का है। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंजीनियरिंग वर्ग में पहले सभी 8 स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटीज के हैं। इस वर्ष 2023 की रैंकिंग में इस वर्ग में आईआईटी मद्रास पहले, आईआईटी दिल्ली दूसरे व आईआईटी बम्बई तीसरे स्थान पर है। पिछले लगातार 4 वर्षों की इंडिया रैंकिंग में भी पहले 3 स्थान इन्हीं के थे। फार्मेसी वर्ग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद इस वर्ष पहले स्थान पर है, जबकि जामिया हमदर्द यानी कि नई दिल्ली पिछले लगातार 4 वर्षों से पहले स्थान पर था, किंतु इस वर्ष इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी में इस वर्ष बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी पिलानी तीसरे स्थान पर है। मैनेजमेंट वर्ग में आईआईएम अहमदाबाद इस वर्ष पहले, आईआईएम बेंगलुरु दूसरे तथा आईआईएम कोझिकोड तीसरे स्थान पर है।
पिछले 3 वर्ष की इंडिया रैंकिंग में भी इस श्रेणी में पहले दोनों स्थान इन्हीं संस्थानों के थे। प्रबंधन वर्ग में इस वर्ष पहले 10 स्थानों में से 6 स्थान भारतीय प्रबंधन संस्थानों IIMs के हैं। वास्तुकला के संस्थानों के वर्ग में इस वर्ष IIT रुड़की पहले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट दूसरे तथा IIT खड़गपुर तीसरे स्थान पर है। विधि संस्थान वर्ग में पहला स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का है, जबकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली दूसरे तथा नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। मेडिकल संस्थानों में पहला स्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली का, दूसरा PGI चंडीगढ़ का तथा तीसरा संस्थान क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का है। दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान इस वर्ष सविता इंस्टीट्यूट का है। इस श्रेणी में इस वर्ष अगले दोनों स्थान क्रमशः मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे के हैं। शोध संस्थानों की श्रेणी में इस वर्ष पहला स्थान जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का है, वहीं अगले 2 स्थान क्रमशः IIT मद्रास व IIT दिल्ली के हैं। कृषि विश्वविद्यालयों व संबंधित क्षेत्रों के संस्थानों को इस वर्ष 2023 से ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में पहला स्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, दूसरा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल व तीसरा स्थान पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का है। नवाचार संस्थानों को भी इस वर्ष 2023 से ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में पहला स्थान IIT कानपुर का, दूसरा IIT मद्रास का व तीसरा स्थान IIT हैदराबाद का है। नवाचार वर्ग में पहले 10 में से 6 स्थान IITs के ही हैं। कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ। देश में पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल के कोच्चि में प्रारंभ की गई है। केरल के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को किया। समुद्री जल पर तैरती हुई वाटर मेट्रो कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो से जोड़ने वाली है। पूर्णतः वातानुकूलित प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। पहले चरण में यह सेवा 4 टर्मिनल्स हाईकोर्ट वाइपिन तथा ब्याटिला कक्कनाड के बीच 26 अप्रैल 2023 से शुरू की गई है। इस परियोजना का परिचालन कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसकी इक्विटी में 74% हिस्सेदारी केरल सरकार की तथा शेष 26% हिस्सेदारी कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की है। EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर EPR क्रेडिट यानी कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना। इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनर्चक्रण कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। EPR एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने जून 2023 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव के विकास की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के सांबा में स्थित पल्ली गांव देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना था।
माजुली भारत का पहला कार्बन तटस्थ जिला है जो असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है। केंद्र असम और DNLA के बीच समझौता। पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त करने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता उसी समय मिली जब असम में सक्रिय उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल ने केंद्र व राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर 23 अप्रैल 2023 को किए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह व असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत DNLA प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, हथियारों व गोला बारूद सहित आत्मसमर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने तथा मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी एक विद्रोही समूह है जो मुख्यतः असम में दीमा हसाओ जिले में सक्रिय है। समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस समझौते के साथ ही असम में हिंसा में लिप्त सभी संगठनों का अंत हो गया है। राज्य में अब एक भी उग्रवादी समूह नहीं बचा है तथा अब सारे विद्रोही समूह मुख्य धारा में शामिल गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को वर्ष 2024 तक शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इससे पहले वर्ष 2019 और 2020 में भी इसे जारी किया गया था। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य। IJR के अनुसार दिसंबर 2022 तक उच्च न्यायालय 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 778 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहे थे। अधीनस्थ अदालतें 24,631 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 19,288 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रही है। उच्च न्यायालय के स्तर पर केस की उच्चतम औसत पेंडेंसी उत्तर प्रदेश 11.34 वर्ष में है। उसके बाद पश्चिम बंगाल 9.9 वर्ष का स्थान है। उच्च न्यायालयों में सबसे कम औसत पेंडेंसी त्रिपुरा 1 वर्ष में है। उसके बाद सिक्किम 1.9 वर्ष और मेघालय 2.1 वर्ष का स्थान है। केस क्लियरेंस रेट 1 वर्ष में कुल दर्ज किए गए मामलों में से निपटाए गए मामलों की संख्या के अनुपात को दर्शाता है। CCR का 100% से अधिक होना दर्शाता है कि लंबित मामलों की संख्या कम हो रही है। IJR के अनुसार 2018-19 के दौरान केवल 4 उच्च न्यायालयों का CCR 100% या उससे अधिक था। हालांकि 2022 में 100% या उससे अधिक CCR वाले उच्च न्यायालयों की संख्या 12 थी। सबसे अधिक केस क्लियरेंस रेट वाले उच्च न्यायालयों में केरल 156%, ओडिशा 131% है, जबकि राजस्थान 65% और बॉम्बे 72%। उच्च न्यायालयों में CCR यह दर सबसे कम है। न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले, तमिलनाडु दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है तथा उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर सबसे नीचे है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम पहले, अरुणाचल प्रदेश दूसरे तथा गोवा सबसे नीचे 7वें स्थान पर रहा। देश के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में 4.9 करोड़ मामले लंबित हैं। वर्ष 2020 और 2022 के बीच उच्च न्यायालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में लगभग 2% की वृद्धि हुई है। जिला अदालत स्तर पर जजों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या 35% है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव,
ब्रिटिश प्रयास दक्ष विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और हाउ इंडिया लाइव्स के सहयोग से टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। यह न्याय तक पहुंच प्रदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान करता है। इस रिपोर्ट में न्याय प्रणाली के 4 प्रमुख स्तंभों की क्षमता का आकलन किया जाता है, जो है पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। लद्दाख और मयूरभंज विश्व के महानतम स्थानों में। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की वार्षिक सूची जारी की है। 50 स्थानों वाली इस सूची में भारत के लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिले को शामिल किया गया है। लद्दाख को सूची में 31वें और मयूरभंज को 32वें स्थान पर रखा गया है। विश्व के महानतम स्थानों की सूची को तैयार करने के लिए पत्रिका ने अपने नेटवर्क के जरिए रोमांचक अनुभव प्रदान करने वाले स्थानों के नामांकन मांगे थे। मयूरभंज के बारे में बात करते हुए पत्रिका ने कहा कि यह अत्यधिक दुर्लभ काले बाघ को देखने के लिए पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है। टाइम ने लद्दाख के पहले गांव का उल्लेख किया है, जिसे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व नामित किया गया है। लद्दाख आश्चर्यजनक अल्पाइन परिदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए टाइम की सूची में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका में नवंबर 2022 में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के फिर से खुलने का उल्लेख है। यह उद्यान एशियाई हाथियों, दुर्लभ काले बाघों, रॉयल बंगाल टाइगर सहित अन्य स्तनधारियों की 40 से अधिक प्रजातियों का घर है। साथ ही यहाँ के प्राचीन मंदिर भी दुनिया के सबसे मनोरम स्थल हैं। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। यह दूरदर्शी टेलीस्कोप भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान ARAES उत्तराखंड, भारत के नैनीताल जिले में देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म धारवाड़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले के श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया। यह दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी 2 मार्च 2023 को मान्यता प्रदान की है। इस पर कुल 20 करोड़ रुपए खर्च आया है। प्रधानमंत्री ने इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रिक इंजन वाली 2 ट्रेन नंबर 17317 हुबली दादर एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 07335 बेलागवी सिकंदराबाद जंक्शन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने धारवाड़ शहर में 852 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन IIT कैंपस का भी उद्घाटन किया। महाराष्ट्र में दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर। मार्च 2023 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों की जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। नागपुर में बांस दुर्घटना अवरोधक को बाहुबली नाम दिया गया है और विभिन्न मापदंडों पर विभिन्न सरकारी संस्थानों में इसका कड़ा परीक्षण किया गया है। इस अवरोध को बनाने में उपयोग की जाने वाली बांस की प्रजाति बम्बूसा बाल्कोआ है, जिसे क्रेओसोट तेल के साथ उपचारित किया गया है और पुनर्चक्रित उच्च घनत्व वाली पॉलीइथिलीन के साथ लेपित किया गया है। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर को वाड़ी वरोरा राजमार्ग NH 960 विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। यह बम्बू
क्रैश बैरियर, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है, का पीथमपुर, इंदौर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट टैक्स जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों में कठोर परीक्षण किया गया। साथ ही रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिबरी में आयोजित फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान इसे श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। क्रैश बैरियर राजमार्ग के किनारे लगाए जाते हैं जिससे कोई तेज़ रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे न जा सके। यह उपलब्धि बांस क्षेत्र और समग्र रूप से भारत के लिए उल्लेखनीय है, क्योंकि यह क्रैश बैरियर स्टील का एक आदर्श विकल्प प्रदान करता है और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करता है। इसके अलावा अपने आप में एक ग्रामीण और कृषि अनुकूल उद्योग है जो इसे और भी मील का पत्थर बनाता है। ओडिशा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य। ओडिशा सरकार ने मई 2023 में भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया है। इसके तहत राज्य को सभी झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए जगह मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मिशन के जरिए पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान किया गया है। वर्ष 2019 में ओडिशा के जगह मिशन को झुग्गी वासियों को भूमि सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स भी मिला था। ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपनी 5th पहल जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। इस पहल ने यह अवार्ड दूसरी बार जीता है। जगह मिशन ओडिशा में चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है जिसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023। ब्रिटिश समाचार पत्र द इकोनॉमिस्ट के शोध निकाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ने 16 फरवरी 2024 को दुनिया में लोकतंत्र पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2006 में जब से यह रिपोर्ट जारी की जा रही है, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर है। वैश्विक सूचकांक स्कोर गिरकर 5.23 हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया की सिर्फ 8% आबादी ही ऐसे देशों में रहती है जहां पूर्ण लोकतंत्र है, जबकि 40% आबादी तानाशाही शासन वाले देश में रह रही है। रिपोर्ट में देशों को पूर्ण लोकतंत्र स्कोर 8 से अधिक, खामियों वाला लोकतंत्र स्कोर 6 से अधिक, तानाशाही 2 से अधिक और हाइब्रिड 4 से अधिक न लोकतंत्र न तानाशाही की 4 श्रेणियों में बांटा गया है। दुनिया के 167 देशों के इस सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 4 अंकों के सुधार के साथ 41वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में वह 46वें स्थान पर था। सूचकांक में शीर्ष स्थान वाले देशों में क्रमशः नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड व स्वीडन का स्थान है। वहीं निम्न 3 स्थान वाले देशों में क्रमशः उत्तर कोरिया में शामिल है। भारत को इस सूची में खामियां वाले लोकतंत्र की सूची में रखा गया है, जो आशाजनक आर्थिक विकास को प्रदर्शित करता है और वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव दर्शाता है। भारत सूचकांक में 7.8 स्कोर के साथ 41वें स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक की रैंकिंग में पिछले साल 2022 की तुलना में पाकिस्तान 11 स्थान नीचे खिसककर 118वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान का स्कोर 3.25 है, जो तानाशाही श्रेणी में आता है। चीन 2.12 के स्कोर के साथ 148वें स्थान पर है और उसे तानाशाही अथॉरिटेरियन रेजिम श्रेणी में रखा गया है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। पूर्ण लोकतंत्र।
कुल देश 24, देशों का प्रतिशत 14.4, खामियों वाला लोकतंत्र 50, देशों का प्रतिशत 29.9, हाइब्रिड लोकतंत्र 34, 20.4, सांसारिक लोकतंत्र 59, 35.3, सत्तावादी शासन। वर्ष 2023 में लोकतांत्रिक देशों की संख्या में 2 की वृद्धि हुई है। पराग्वे और पापुआ न्यू गिनी को हाइब्रिड शासन से त्रुटिपूर्ण या खामियों वाले लोकतंत्र में अपग्रेड किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की यूएई और कतर की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 फरवरी 2024 तक यूएई और कतर की सरकारी यात्रा पर रहे। अपनी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम अहलान मोदी में हिस्सा लिया। उसके बाद विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। फिर यूएई में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी में अहलान मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 10 महत्वपूर्ण समझौते संपन्न हुए, जिनमें निवेश, विद्युत व्यापार, ऊर्जा और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते शामिल हैं। इस समझौतों में से एक भारतीय रुपे कार्ड और यूपीआई को स्वीकारने को लेकर है। घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्ड रुपे और यूएई के ज़ैवान को जोड़ने के लिए यह समझौता हुआ है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIT भी हुआ है, जो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इससे भारत के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अरबों डॉलर के निवेश का रास्ता खुलेगा। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2030 से पहले ही 100 अरब डॉलर यानी 8.3 लाख करोड़ रुपए पार होने की पूरी संभावना है। भारत का यूएई तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। जनवरी 2024 में भारत की शीर्ष गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने यूएई की एडीएनओएसिस के साथ 0.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए 10 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किया। यूएई यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर बोचास निवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बैप्स का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों की उपस्थिति में उद्घाटन किया। मोदी वैश्विक आरती में भी शामिल हुए। यह आरती विश्व में बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के 1200 मंदिरों में एक साथ की गई। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन दोनों देशों द्वारा प्रदर्शित सहिष्णुता की मिसाल है। बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के समीप मंदिर के लिए ज़मीन संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने दान में दी थी। बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा यहाँ पर निर्माण कराया गया। इस मंदिर के निर्माण पर 700 करोड़ के लगभग लागत आई है। मंदिर के निर्माण में 50,000 घन फीट सफ़ेद इटालियन मार्बल, 1.80 लाख घन मीटर गुलाबी बलुआ पत्थर लगा है। 402 पिलर पर स्थित यह मंदिर 27 एकड़ के क्षेत्र में विस्तृत है। संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 शिखर ऊँटों को नक्काशी और राष्ट्रीय पक्षी बाज अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर में मेज़बान देश की झलक प्रस्तुत करते हैं। BAPS के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्म
रिदास ने बताया कि 7 7 महत्वपूर्ण देवताओं को समर्पित है। शिखरों में भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामी नारायण, तिरुपति बालाजी और भगवान अयप्पा की मूर्तियां हैं। मंदिर में 2 केंद्रीय गुंबद हैं। दोनों गुंबद शांति और सद्भाव पर आधारित। मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना का पवित्र जल बहता है, जो बड़े बड़े कंटेनरों में भारत से जाया गया था। मंदिर निर्माण में किसी भी धातु का उपयोग नहीं किया गया है। नींव भरने के लिए उड़न राख यानी फ्लाई ऐश, कोयला आधारित बिजली संयंत्र से निकलने वाली राख का उपयोग किया गया है। अद्भुत वास्तुशिल्प और नक्काशी के साथ एक बड़े इलाके में फैला बीपीएस मंदिर खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर है। कुल 108 फुट ऊंचा यह मंदिर क्षेत्र में विविध समुदायों के सांस्कृतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। मंदिर में रामायण और महाभारत सहित भारत की 15 कहानियों के अलावा माया, एज़टेक, मिस्र, अरबी, यूरोपीय, चीनी और अफ्रीकी सभ्यताओं की कहानियों को भी दर्शाया गया है। कतर की यात्रा। अपनी 2 दिवसीय यूएई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 15 फरवरी 2024 को 1 दिवसीय यात्रा पर कतर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के क्षेत्रीय घटनाओं पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। कतर सरकार द्वारा भारतीय नौसेना के उन 8 कर्मियों को रिहा करने के कुछ दिन बाद यह बैठक हुई, जिन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए जाने के बाद मौत की सज़ा सुनाई गई थी। मोदी ने इसके लिए कतर का धन्यवाद किया। वर्तमान में 15,000 भारतीय कंपनियां कतर में कार्यरत हैं। कतर की कुल आबादी का 27% यानी कि 8 लाख भारतीय समुदाय हैं। कतर भारत का सबसे बड़ा एनएलजी और एलपीजी आपूर्तिकर्ता है। साथ ही भारत से अनाज, तांबा, लोहा, स्टील, फल, सब्जियां, मसाले, मशीनरी, कपड़े और रबर खरीदता है। भारत पूरी दुनिया से तरल प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी का जितना भी आयात करता है उसका 48% अकेले कतर से करता है। इस दृष्टि से कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश लगातार बढ़ रहा है। भारतीय पेट्रोनेट ने हाल ही में कतर के साथ 2029 से लेकर अगले 20 साल तक सालाना 75 लाख टन एलएनजी खरीदने संबंधी सौदे का नवीनीकरण किया है। कतर से मूल सौदा 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 25 साल के लिए एलएनजी खरीदने के लिए किया था और आपूर्तिकर्ता 2004 में शुरू हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दुबई में हुई द्विपक्षीय भेंट के दौरान उन्हें अपनी लिखी किताब माई स्टोरी भेंट की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भावी पीढ़ियां इस किताब से प्रेरित होंगी। वर्ल्ड गवर्नमेंट 2024 समिट। अपनी यूएई यात्रा के दौरान दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान सऊदी अरब ने भारत को सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता श्रेणी में गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया। समिट के दौरान भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एआई पर आधारित परियोजना ई-राष्ट्र का उल्लेख किया गया, जो सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। इस परियोजना का उद्देश्य एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन
9-10 फरवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के साथ साथ एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ यूएस एशिया सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन वाला कृष्णन तथा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन के 22 से अधिक देशों के मंत्रियों और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। लगभग 40 देशों के 400 से अधिक सामाजिक और कॉरपोरेट नेताओं, नीति निर्माताओं, विद्वानों, पेशेवरों और मीडिया कर्मियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन का विषय स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर था। यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए एक प्रमुख परामर्शदात्री मंच है। यह 2016 से विदेश मंत्रालय द्वारा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से प्रतिवर्ष यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। हिंद महासागर सम्मेलन क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए हिंद महासागर के देशों का एक प्रमुख परामर्शी मंच है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टीआई ने 30 जनवरी 2024 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी किया। इस सूचकांक को विशेषज्ञों और व्यापारिक लोगों की धारणा के आधार पर तैयार किया गया है। इसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों को ध्यान में रखकर 180 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग की जाती है। सीपीआई में भारत 8 स्थान नीचे फिसलकर 93वें स्थान पर आ गया है। 2022 में भारत का स्थान 85वां था। इस रैंकिंग के लिए 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 बहुत ईमानदार देश का सूचक है। यह सूचकांक 13 स्वतंत्र डेटा स्रोत पर निर्भर है। इस आधार पर 2023 में भारत का समग्र स्कोर 39 93वां स्थान रहा, जबकि 2022 में यह स्कोर 40 85वां स्थान था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में चुनावों से पहले नागरिक स्वतंत्रता में कमी देखी जा रही है, जिससे हाल के दिनों में दूरसंचार विधेयक का पारित होना भी शामिल है, जिसे मौलिक अधिकारों के लिए एक खतरा रिपोर्ट में माना गया है। इस सूचकांक के अनुसार शीर्ष 3 देशों में डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर, वहीं फिनलैंड और न्यूजीलैंड क्रमशः 87 और 85 के स्कोर के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। जहां भ्रष्टाचार सबसे कम है, ये देश उच्च स्कोर के साथ कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले शीर्ष देश हैं। पहला डेनमार्क 90, फिनलैंड 87, न्यूजीलैंड 85, नॉर्वे 84, सिंगापुर 83, स्वीडन 82, स्विट्जरलैंड 82, नीदरलैंड 79, जर्मनी 78, लग्जमबर्ग 78। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत भ्रष्टाचार नियंत्रण तंत्र वाले अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया 14, हांगकांग 14, जापान 16, भूटान 26, ताइवान 28 और दक्षिण कोरिया 32 का स्थान है। सीपीआई 2023 में भारत को अपने पड़ोसियों की तुलना में बेहतर स्थिति प्रदान की गई है। इसमें भूटान 26 और चीन 76 को छोड़कर अन्य देशों को भारत से नीचे स्थान दिया गया है। सीपीआई 2023 के अनुसार दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान 133 और श्रीलंका 115, 2 देश कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं। ये देश राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश 149 सबसे कम विकसित देश की स्थिति से बाहर आ गया है। यह आर्थिक विकास, गरीबी में निरंतर कमी और जीवन स्थितियों में सुधार के कारण संभव हुआ है। इस सूची में चीन को 76वें स्थान पर रखा गया है। चीन ने 35 लाख से अधिक सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित करके अपनी
आक्रामक भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई को जारी रखा है। भारत के पड़ोसी देश 162वां रैंक म्यांमार का है, 20 का स्कोर। 149वां बांग्लादेश का है, 135 पाकिस्तान का है, और 115 श्रीलंका का है, 76 चीन का है, और 26 भूटान का है। सबसे अच्छा सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देशों में निचले स्थान पर उत्तर कोरिया 172, म्यांमार और अफगानिस्तान 162 स्थान है। भ्रष्टाचार के मामले में सोमालिया सबसे अधिक भ्रष्ट देश है। दुनिया के 180 देशों की सूची में सोमालिया आखिरी स्थान पर है। सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले शीर्ष 5 देश: पहला 180 सोमालिया, 177 वेनेजुएला, 177 सीरिया और दक्षिणी सूडान, 76 यमन और 172 उत्तर कोरिया। सीपीआई 2023 में अधिकतर देशों का स्कोर 50 से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2/3 से ज़्यादा देशों का स्कोर 50 से कम है, जो इन देशों में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। वैश्विक स्तर पर औसत स्कोर 43 है। ज़्यादातर देशों ने 21वीं सदी के दूसरे दशक में कोई प्रगति नहीं की है या उनके स्कोर में गिरावट आ गई है, जबकि 23 देश 2023 में अब तक के अपने न्यूनतम स्कोर पर आ गए हैं। सीपीआई 2023 के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2024 बड़ा चुनावी वर्ष है। इस दौरान अमेरिका, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सोलोमन द्वीप, दक्षिण कोरिया और ताइवान में लोग मतदान करेंगे। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 71% देशों का सीपीआई स्कोर क्षेत्रीय औसत स्कोर 100 से 45 और वैश्विक औसत 43 से कम है। ग्लोबल फायर की 2024 विश्व सैन्य रैंकिंग: जनवरी 2024 में जारी 2024 ग्लोबल फायर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उसके बाद रूस और चीन का स्थान है। इस रैंकिंग में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। भूटान 6,306.3704 के पावर स्टॉक के साथ सबसे कमज़ोर सैन्य शक्ति वाला देश है। 2024 के लिए वैश्विक फायर पावर की सैन्य बलों की रैंकिंग दुनिया भर में सैन्य ताकतों का व्यापक आकलन प्रस्तुत करती है। 145 देशों की सूची में 60 अलग अलग बिंदुओं का ध्यान रखा गया है, जिसमें सैनिकों की संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थिरता, भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध संसाधन आदि शामिल हैं। इन सूक्ष्म सिद्धांतों के अनुरूप पावर इंडेक्स स्कोर प्राप्त होता है, जो वैश्विक सैन्य बल पर एक सूक्ष्म सिद्धांत प्रदान करता है। पावर इंडेक्स स्कोर 0.0000 को सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे PWR इंडेक्स का मूल्य इतना छोटा होता है, उस राष्ट्र की पारंपरिक युद्ध क्षमता उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है। सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाले अमेरिका का स्कोर 0.0699 है। वहीं चौथे स्थान पर स्थित भारत का स्कोर 0.1023 है। फायर पावर के इस मूल्यांकन का उद्देश्य आर्थिक ताकत, सैन्य संकाय और भूगोल को ध्यान में रखते हुए सैन्य क्षमताओं की अधिक समग्र समझ प्रदान करना है। यह बहुविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण वैश्विक सैन्य परिदृश्य की अधिक संपूर्ण तस्वीरें चित्रित करने के लिए कोल मार्क क्षमता से आगे बढ़ी है। 2024 के लिए ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली सेना वाले शीर्ष 10 देश इस प्रकार हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका 0.0699, दूसरा रूस 0.0702, तीसरा चीन 0.0706, चौथा भारत 0.1023, पाँचवां दक्षिण कोरिया, छठा यूनाइटेड किंगडम, सातवां जापान, आठवां टर्की, नौवां पाकिस्तान, 10वां इटली।
रिपोर्ट में न केवल वर्तमान रैंकिंग प्रस्तुत की गई है, बल्कि यह भी जांच की गई है कि प्रत्येक देश की सैन्य ताकतें एक वर्ष से अगले वर्ष तक कितनी बदली हैं। इसके विपरीत रिपोर्ट में वैश्विक सैन्य संरचनाओं की विविधता पर जोर दिया गया है, जो सबसे कम शक्तिशाली सेना वाले देश पर भी प्रकाश डालती है। रैंकिंग में दीर्घतम स्थान वाले 10 देश हैं। 145वां पे भूटान, 144वां मोल्दोवा, 43वां सूरीनाम, 142वां सोमालिया, 141वां बेनिन, 140 लाइबेरिया, 139 बेलीज, 138 सिएरा लियोन, 137 केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, 136 आइसलैंड। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग वैश्विक सैन्य दृष्टि को समझने के लिए एक उपयोगी आरंभिक बिंदु प्रदान करती है। सैन्य शक्ति एक बहुउद्देशीय मामला है और वैश्विक सैन्य परिदृश्य की व्यापक समझ हासिल करने के लिए गठबंधन और क्षेत्रीय गठबंधन पर भी विचार किया जाना चाहिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 199 विभिन्न देशों के पासपोर्ट के लिए वर्ष 2024 की रैंकिंग हेनले और पार्टनर्स द्वारा 10 जनवरी 2024 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 नाम से जारी किया गया। नवीनतम इंडेक्स के अनुसार जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी के पासपोर्ट दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। इस सूची में भारत को 80वां स्थान मिला है। साल 2023 में भी भारत की यही रैंक थी। पिछले साल की तुलना में भारतीय 5 अधिक देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। साल 2023 में भारत के लोग 57 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा 62 हो गया है। पाकिस्तान को इस सूची में 101 रैंक मिली है। यहाँ के नागरिक 34 देशों में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं इराक 102वें, सीरिया 103वें और अफगानिस्तान 104वें स्थान पर है। अफगानिस्तान के लोग 28 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। यूक्रेन के पासपोर्ट को 32वां स्थान मिला है और यहाँ के लोग 148 देशों में वीज़ा फ्री प्रवेश कर सकते हैं। रूस के पासपोर्ट की रैंकिंग 51 है, जबकि इजराइल की पासपोर्ट रैंकिंग 21 है। ब्रिटेन के पासपोर्ट की रैंकिंग 4थी, अमेरिका की 7वीं और संयुक्त अरब अमीरात को 11वीं है। यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है। यह इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्ट की मूल आधिकारिक रैंकिंग है, जो उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार है जहां उनके धारक पूर्व वीज़ा के पहुंच सकते हैं। शीर्ष 10 शक्तिशाली पासपोर्ट धारक। पहला, फ्रांस 194 वीज़ा मुक्त पहुंच। पहला रैंकिंग में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। दूसरे पे फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। तीसरे पे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड है। ये शीर्ष शक्तिशाली पासपोर्ट धारक देश।